नमस्कार, बिज़नेस के सितारे में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो नवी मुंबई के सिर्फ टॉप डेवलपर ही नहीं हैं, उन्होंने नवी मुंबई को बढ़ते हुए देखा है और इस प्रोग्रेस में उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने एक से एक प्रोजेक्ट्स किए हैं नवी मुंबई में, बल्कि ये डेवलपर्स जो कम्युनिटी है उन्हें भी एकजुट किया है, एक साथ लाए हैं और बहुत सारे उनके जो सजेशंस हैं, उनके जो विचार हैं, उसका असर नवी मुंबई में देखने मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र शाह साहब की। भूपेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका बिज़नेस के सितारे में। भूपेंद्र भाई, जैसा कि हम जानते ही हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भूमिराज ग्रुप के और बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के फाउंडर ट्रस्टी चेयरमैन हैं। भूपेंद्र भाई, बहुत ज़बरदस्त जर्नी आपकी रही है, ऑलमोस्ट 3 दशक की जर्नी रही है। नवी मुंबई जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और आप उसका हिस्सा बने रहे हैं, शुरुआत से पहले हम करेंगे कि पहली बात तो आप इस फील्ड में आए कैसे? देखो, मैं पहले यहाँ पे दाना मंदिर है, ग्रैंड मार्केट आई 87-89 में। पहले मैं डोंबिवली कल्याण वगैरह में काम करता था। उसके बाद में मैं नवी मुंबई आया। नकुल पाटिल करके यहाँ पे चेयरमैन थे, आपको मालूम होगा पहले इधर। वो मेरे को बोलते हैं, भूपेंद्र इधर डोंबिवली कल्याण में इतना ग्रोथ कर रहा है, उससे अच्छा नवी मुंबई में आया। नवी मुंबई का सिटी ये है वो। तो पहले तो मैं आता था तो इधर सिडको का क्या रहता था, पहले टेंडर रहता था। सिडको का टेंडर या सोसाइटी प्लॉट और सोशल वो ही रहता था। तो मतलब पहले जो डेवलपमेंट होता था, सोसाइटी प्लॉट को सिडको प्लॉट अलॉटमेंट करती थी और दूसरा प्लॉट अलॉटमेंट करती थी। इसके बाद में टेंडर में आते थे। तो जो वो कैलकुलेशन है ना, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। जो हम लोग पहले काम करते थे, ये काम करते थे, तो हमको तो सिडको को मेरे को समझने को ही 2-3 साल चले गए कि भाई सिडको में कौन सी पद्धति, उसके कायदे कानून, कैसे प्लॉट मिलना, उसको डेवलप कैसे करना, उसको बेचना। और तभी इतना कोई इतना न्यू बॉम्बे का क्रेज़ नहीं था। इधर ओनियन पोटैटो मार्केट आ गई थी, लेकिन अभी जो 14 मार्केट मुड़ी बाज़ार बोलते हो, दाना मंदिर, वो नहीं आई थी। तो तब तक इधर का कोई डेवलपमेंट का ये कुछ इतना नहीं था। जैसे कोपर कहना मैं देखा है, घनसोल पूरा बंजर था। सिडको का रोड भी पहले मैं आकर्षण किधर हुआ, ये वासी का भी सेक्टर आप देखते हो, वो स्टेशन तो बाद में बना। अपना ट्रेन तो मेरे ख्याल से 94 या 95 में यहाँ पे ट्रेन चालू हो गई। उसके बाद थोड़ा, और ये मार्केट 92-93 में पूरी APMC मार्केट शिफ्ट हो गई। मुड़ी बाज़ार मतलब 14 मार्केट जिसको बोलते हैं, वो इधर शिफ्ट हो गई। ऑनियन पोटैटो मार्केट तो 85-86 में ही इधर आ गई थी, लेकिन इतना लाइमलाइट में नहीं आया था। और तब सिडको के जो MD थे, जो सिडको के पदाधिकारी थे, उन्होंने इतना न्यू बॉम्बे को प्रोग्रेस करने के लिए जो करना चाहिए, कोई भी सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए किसी को भी करना चाहिए, तो वैसे समझो कि APMC मार्केट आई तो उनके लिए बंगले प्लॉट दिए 300 मीटर को। फिर कलम्बोली के अंदर उन्होंने ये स्टील मार्केट लेके आई, उनको प्लॉट दिए, उनको रो हाउसेस दिया 200 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर, ऐसे APMC वाले को दिया। बाजू में वेयर हाउसिंग दिया और फिर उनको बंगलो प्लॉट रहने को भी दिया। मतलब जनरली जब बॉम्बे में जब काम करते तो मस्जिद बंदर में मार्केट थी, मतलब बाद बाज़ार में मार्केट थी, ऊपर की नीचू की, ये 2 मार्केट थी। मैं तो सर्विस करके उसके बाद में खुद का उधर बिज़नेस किया, उसमें भी अच्छा ऊपर वाले की मेहरबानी से सफलता मिली। जब मैं डोंबिवली में था, कल्याण में था, उधर भी मैंने काम किए, अच्छे सारे प्रोजेक्ट किए। फिर मैं जब नवी मुंबई में आया तो भले 2-3 साल मेरे ऐसे गए, लेकिन उसके बाद जब नवी मुंबई समझ में आया, और तभी 88 में गाउठन एक्सपेंस स्कीम निकली थी। पहले ये 94 के अंदर 12.5% स्कीम निकली, लेकिन उसके पहले 88 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी थी, जो अपना जूना गांव था उसके बाजू में गाउठन एक्सपेंस स्कीम करके तो हर 18 साल के ऊपर वाले को 100 मीटर का प्लॉट देने का। जैसी फैमिली समझो 4 जन की फैमिली है तो 400 मीटर का प्लॉट। तो ये यहाँ के बिल्डर लोगों को ट्रेंड नहीं था। यहाँ के बिल्डर लोगों को कैसा था, और मैं डोंबिवली कल्याण में काम किया था, तो यहाँ की जो गाँव वाले हैं ना, तो मैं ही गाँव वाले के में से ही मेरे को लगता था, मतलब भले मैं बिजनेसमैन सही, लेकिन मेरे को ऐसा ही लगता, अपनापन लगता था। समझो कोई भी गाँव वाले को मिलता था तो ये लोग सब टेंडर में और इसमें ही पढ़ते थे। और यहाँ पे ज़्यादा करके क्या था, आज की तारीख में भी जो ये अलग ही टाइप का डेवलपमेंट था। तो तभी गाउठन एक्सपेंस स्कीम में क्या था, वो कोई बिल्डर था ही नहीं, और तभी ये प्लॉट है ना औने पौने दाम में मिलता था। जब समझो एज लाइक टेंडर अपना जाता था 8,000 या 10,000 रुपये में, ठीक है। यहाँ पे तभी उस ज़माने में 7,000-8,000 में जाता था। गाँव वाले का जो 12.5% एक्सपेंस स्कीम का जो प्लॉट था, वो क्या भाव में मिलता था, 50,000 रुपया गुंठा, मतलब 500 रुपया मीटर।
मतलब कहाँ 7-8 हज़ार रुपया मीटर ज़मीन या 10,000 12,000 में या टेंडर में लो या सोसाइटी में। सोसाइटी भी वो उस टाइप की थी, वो थोड़ा सोसाइटी वाला हमको तो समझ में नहीं आ रहा था। तो ये यहाँ का थोड़ा बिजनेस और टैक्स समझना अलग था। तो वो गौठान एक्सप्रेस स्कीम में हमने स्टार्ट किया। तो 1-2 सोसाइटी भी मैंने बनाई, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना वो, उसके बाद में वो काम करते करते तो ये लोग सब लोग बोलते थे कि ये 12.5 ये गाँव वाले से पंगा लेना है, ये करना है, ये करना। मतलब ऐसा समझते थे कि मैं वो दूसरे ग्रह से आया हूँ। न्यू मुंबई का कल्चर ऐसा था ना, वो जो टेंडर और ये गाँव वाले का तो उनको। लेकिन यहाँ पे जो गाँव वाले हैं ना, रियली मैं न्यू मुंबई में डोंबिवली कल्याण में काम किया, उससे तो बहुत बढ़िया लोग हैं रियली। मैं क्या इधर बिजनेस करता हूँ इसके लिए किसी की तारीफ करता हूँ ऐसा नहीं है। मैं उधर भी काम किया, इधर भी काम किया, दोनों जगह पे काम का तरीका गाँव वाले से ही काम रहता है। तो उधर भी ज़मीन गाँव वाले की, इधर भी है वो लेके। तो उसके बाद में क्या हुआ, 94 के अंदर इधर ये 12.5% स्कीम आई। 12.5% स्कीम बोले तो गाँव वाले को जो यहाँ पे PAP लोग की जगह गई थी, उनको बेनिफिट कॉम्पेंसेशन के रूप में 12.5% उनको जो मुआवजा दिया था वो तो दिया ही था। वो जो भी तभी भाव था 70 के अंदर जो भाव था वो हिसाब से दिया था। तभी इधर वैल्यू क्या थी, 0 वैल्यू थी। आस्ते आस्ते जैसे डेवलपमेंट होता है ऐसे डेवलपमेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो तभी मैंने क्या किया, उधर का ये जो 94 में जब ये स्कीम निकला वो लेना मैंने स्टार्ट किया। अभी वो लेना स्टार्ट किया तो दूसरे को यहाँ के बिल्डर लेते ही नहीं, तो मेरे को सस्ते में मिलता था, सस्ते में बेचता था और ये चालू किया। फिर थोड़ा मैं ट्रेड में घुस गया, क्योंकि जब क्लियर गाँव वाले पे उन पे नहीं था, मेरा और गाँव वाले का स्वाद रहता था, अच्छी तरह रहता गाँव वाले के साथ। आज भी मेरे रिश्ते सभी गाँव वाले से, जितनी जिसकी भी लैंड करी थी सबके साथ रिलेशन है अच्छे। देखो सब लोग इंसान हैं, ये वो समझ के तुम करो। बिजनेस तुम्हारे हिसाब से सही व्यवहार करो तो सब सही है। भूपेन भाई, ये जिस तरह से आपने बताया कि एक अपॉर्चुनिटी आपने समझा बहुत जल्दी, कि जैसे आप बोल रहे बाकी सब टेंडर्स में लगे हुए थे, आपने GS में चले गए, 12.5% में चले गए। एक और जो अपॉर्चुनिटी आपने बहुत सही टाइम पे समझा और जो कि नवी मुंबई का एक टर्निंग पॉइंट प्रोग्रेस में माना जाता है, वो है पाम बीच रोड का जो डेवलपमेंट आया। और उसमें जो पहले प्रोजेक्ट थे उसमें आप इन्वॉल्व थे, उसके बारे में बताइए। बिकॉज वो आज भी जो नवी मुंबई का अगर सबसे एलिट एरिया माना जाता है तो पाम बीच रोड माना जाता है, और वहाँ से जो टर्न हुआ है नवी मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट, उसके बारे में बताइए थोड़ी। इसके अंदर आपको बैक स्टोरी में लग जाओ। जब ये स्टार्ट हुआ तब 94 में ये स्कीम डिक्लेयर हो गई, 12.5% स्कीम जी। उसके बाद में क्या हो गया कि 12.5% के अंदर स्कीम देना, किसकी कितनी पात्रता, किसकी कितनी पात्रता, किसकी कितनी पात्रता वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो वो तो हमको 7-12 का उतरा। यहाँ पे बिल्डर लोग को तो 7-12 क्या चीज़ है वो मालूम नहीं होता। तो हमको तो 7-12 मालूम है, फेरफार मालूम है, हर चीज़ मालूम थी। एक्विजिशन की प्रोसेस क्या रहती वो भी हमको मालूम था, क्योंकि हमने वो फील्ड में काम किया था ना। यहाँ पे जो बिल्डर थे तो उनको ये फील्ड में काम का अनुभव नहीं था। तो कैसा हो गया, तो ये जो आप पाम बीच के मुझे बता रहे हो उसकी स्टोरी बताऊं। जब 95 में यहाँ पे CBD के अंदर, यहाँ पे तभी 93-94 के अंदर यहाँ पे रथी महारथी सब बिल्डर थे। यहाँ पे टेंडर 48,000, 50,000, 55,000 तक गया था। अच्छा। यहाँ तक कि ईरानदाना ने जो सेक्टर साथ में लिया वो भी हाई रेट में लिया था। ओके। ईरानदाना ने भी ये जो कॉर्नर का सेक्टर साथ में है वो, तो तब आना जो ये जो बूम उठा था, वो बूम क्यों उठा था? एक तो ट्रेन चालू हो गई थी, वासी की कनेक्टिविटी बढ़ते जा रही कि एक ब्रिज चालू था, दूसरे ब्रिज की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तीसरा जो यहाँ का डेवलपमेंट आस्ते आस्ते वहाँ लोगों वाले को मालूम पड़ते गया। तो ये जब बूम आई ना, तो ये 95 से लेके जो 2000 तक ऐसी मंदी थी, ऐसी थी कि जिसके अंदर BMW में घूमने वाले को मैंने BST में घूमते देखा है। बहुत बुरा वक्त था, बहुत बुरा वक्त था, बहुत मतलब ऐसी मंदी, क्योंकि तुमने एक फुगा भरा था मार्केट के अंदर, जो मार्केट की असलियत नहीं उसमें फुगा भरा था। सही। लेकिन मैं क्यों टिका रहा? मैं इसके लिए टिका रहा कि मैंने वो जो ज़मीन खरीदी थी कोई टेंडर में नहीं खरीदी, 55,000 रुपया या 50,000 रुपया मीटर। मैंने जो ज़मीन खरीद के रखी थी वो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 मीटर या 3000 रुपया मीटर से मैक्सिमम जगह खरीदी हुई थी। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, वो अपॉर्चुनिटी मैंने उठा ली। और उसके आपको मालूम होगा जो अक्खा पाम बीच मुराज रेसिडेंस जब बनाया है मैंने, मुराज रेसिडेंस वही मेजर स्टेक है मेरा उसके अंदर। नाम वो क्या सर्कल के नाम पे रह गया, इसके लिए आज भी वो सोसाइटी का नाम कस्तूरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और जो वो चौक का नाम दिया गया वो मेरी माँ के नाम पे दिया गया है। बिल्कुल। जो चौक बनाना है, जिसको मुझे सजाने का, उसमें 5-50 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो जाएगा। तो मुझे करना है, दिल से करना है, क्योंकि यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाओ और यहाँ पे नहीं मैं वापरूंगा तो किधर वापरूंगा। बिल्कुल।
तो वो जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो भगवान ने मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। तो वो जो बनाया उसके अंदर नाम भी हो गया, उसमें अभी हर्डल आए, लोकल हर्डल आए, ये हर्डल आए, लेकिन वो हर्डल को हमने पार किया। वो पार करके उसके बाद में आपको अभी बोलेगा तो जॉक लगेगा किसको, तो वहाँ पे 4 लाख रुपये में फ्लैट दिया, 4 लाख रुपये में फ्लैट दिया। 4 लाख से मैक्सिमम 12 लाख का घर था। 995 बाटा का भाव निकाला था मैंने पाम बीच रोड पे। हाँ, वो पाम बीच रोड के उस टाइम पे इतनी मंदी थी। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 कोई लंबा समय नहीं है, कोई 5-50 साल पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। और दुकान कोई लेता नहीं था। 1500 रुपया 1800 रुपये में कोई दुकान नहीं ले रहा था रियली। लेकिन कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट के लिए शॉपिंग, वो भी एमिनिटीज, जैसे आप क्लब हाउस बनाते हो, गार्डन बनाते हो, वो भी एक एमिनिटीज है। इतनी बड़ी, जब तुम 5-25 हज़ार मीटर की, छोटा मोटा 2000-5000 मीटर का प्लॉट है तो अलग है, वो ध्यान में रखते हुए मैंने कमर्शियल निकाला। बाकी 12.5% में कमर्शियल बनाना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे टेंडर में आरपल सी का है तो मिनिमम तुमको इतना कमर्शियल बनाना है। और जब मैंने ये काम चालू किया ना, वहाँ पे 2-2 माल के तो घास थे, सर्वे करने को तकलीफ था। वो सांप उधर बड़े-बड़े 15-15, 20-20 फुट के सांप निकलते थे। अरे बाप। तो वो लिया, सामने मैंने मैनोर बनाया, भूमिराज रिट्रीट बनाया, भूमिराज कासा बनाया, अबोर्ड बनाया। वो जो समय था वो सस्ते माल का था, वो भाव में जो ले लिया। आज उधर देखो दुकान का भाव क्या है। लास्ट मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, 1,20,000 या 25,000 रुपया फुट से दुकान गई 1500 रुपये वाली। कितना साल हुआ आप सोचो एप्रिसिएशन। उसके बाद में आप वो रेसिडेंस पकड़ो, रेसिडेंट जो 4 लाख है वो 40 लाख। चलो एक मेरा बाई चांस एक फ्लैट पड़ा था, मैंने ऐसे ही फ्लैट पड़ा था तो रहने दिया। आज उस 40 लाख रुपये मांग रहे हैं, जबकि वो जब 3.5 लाख रुपया था। आप सोचो एप्रिसिएशन न्यू बॉम्बे का। बिकॉज फ्रॉम यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का रोड, तब ये पाम बीच रोड चालू नहीं था। आपको नहीं मालूम होगा, वो वासी ब्रिज है ना, वो बना था, लेकिन पाम बीच चालू नहीं हुआ था। नहीं था। पाम बीच 2002 या 2003 में विलास राव जी देशमुख है ना, उनका ओपनिंग किया था। वो जब स्टार्ट किया ना, तब वो स्टार्ट किया तो हमें वो ब्रिज पे से दिखाते थे। अच्छा, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था यहाँ से, और हमने काम चालू किया जब मोराज का, तभी वो सानपाड़ा ब्रिज है ना, सानपाड़ा ब्रिज, उसके पीछे से हम खड़ी रेती उतार के पाइलिंग किए, गधों से माल लाए। ये नवी मुंबई 21वीं सदी सिटी बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे गधों से माल लाते थे, रेती खड़ी। वैसे यस 100%, क्योंकि जो पत्थर लाना, कीचड़ थी, पूरी कीचड़ थी, वहाँ से लाना। पाम बीच रोड चालू नहीं था, कहाँ से एक्सेस ही नहीं था। वहाँ का जितना भी रोड का डेवलपमेंट बोलो, ये बोलो, यहाँ तक कि मेरे को एक केबल लाइन लानी थी इलेक्ट्रिक की, तो ये रेलवे की परमिशन लगती है उसके नीचे लाना। तो सिडको और मैंने वो वहाँ से एक ट्रांसमिशन लेके दूसरा लाइन में नेरुल से लाया, एक सानपाड़ा से लाया, उस तरफ से। तो रेलवे के नीचे परमिशन में मेरे को 6 महीना 2-3 बार दिल्ली जाना पड़ा। मतलब दूसरी भाषा में वो एरिया का म्यूनसिपालिटी हो गया। अभी किसी को बोलेगा तो जोक लगेगा, लेकिन वो मुझे फला, कैसे फला। अभी उस टाइम पे जो मुझे ये सब प्रोजेक्ट किया तो मेरे पास पैसा बैलेंस था, और यहाँ पे इतनी मंदी थी, ये टेंडर आ गया। पाम बीच के सब टेंडर है लाइन में। बिल्कुल। अब ये टेंडर आया तो मैं तो टेंडर के फील्ड में था ही नहीं, मैं तो 12.5% वाला था, ये फील्ड मेरा था ही नहीं। तो मैं बोला चलो अभी पैसा तो पड़ा है, तो मैंने सब टेंडर भर दिया। लेकिन 10,000 रुपये का भाव था, समझो बेसिक रेट सिडको का, और कोई भरने वाला नहीं था। ऐसा लगा 11 टेंडर थे, मैंने 11 का 11 टेंडर भर दिए। अच्छा, हाँ 11 का टेंडर, जिसमें कोई बिडर नहीं रहेगा वो मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि प्लॉट मेरे को मिलेगा, तो ऐसा नहीं भरा था। तो मैं ज़्यादा भाव भरता था, मार्केट को पूछता था, या 4 ब्रोकर को फ़ोन करके मुझे प्लॉट लेना ही है। मैं पूछा ही नहीं, जैसे टेंडर जैसे बुक डब्बा लगता 9.5, 11 का 11 टेंडर के अंदर मैंने 10,100 रुपया डाल के आ गया। अच्छा। सिडको का रेट था 10,000 रुपया। अच्छा। ऊपर 100 रुपया डाल के, कोई पिक्चर में एक सीन है वो डाल दिया मैंने, मेरे को 5 प्लॉट लग गए। क्या बात कर। हाँ, मैंने 5 प्लॉट लग गए। मेरा पार्टनर है सनी, उसने भी भरा था, नेशनल वाले, वो 2 प्लॉट भरा था, उसको नहीं लगा। अरे ये जमीन में मैं मतलब मुझे कितना फला है, किस्मत में थी। और देखो मेरे बाजू में टेंडर गया था, 32,000 में गया था। अरे बाप रे। मेरे को कॉर्नर का प्लॉट मिला, वो ये भाव में मिला, और बाजू वाला प्लॉट गया था वो 32,000 में गया था। देखो अपन मेहनत करते, अपने नसीब में रहेगा वो मिलता है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। अपन को यहाँ पे ईमानदारी से काम किया, वो एरिया में अपन को नाम भी मिला और पैसा भी मिला। देखो पैसा नहीं कमाया, वो 995 में बेच के मुझे कुछ नहीं मिला, आज मैं वो बोलूँगा तो गलत है। लेकिन सब कमाया है ना, रहने वाले सुखी हुए ना, वो भावना से काम किया, और उसी हिसाब से फलाए मुझे पाम बीच। और पाम बीच का भी आपको और बताओ, तभी उसके बाद में NRI डिक्लेयर हुआ जी, बाद में आया। हाँ, NRI के टाइम में भी जब डिक्लेयर हुआ तभी रोड कहाँ था, तो वो एक टेम्पररी रोड नेरुल से बनाया था,
राइट। तो भूपेन भाई, इस तरह से आप जैसा आप बता रहे हैं कि किस तरह से आपके प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए और एक से एक शानदार प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, फिलहाल किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं? देखो, मैंने नवी मुंबई के अंदर करीबन 7-8 हज़ार फ्लैट की डिलीवरी दी थी। बहुत सारे, जैसे ये मोराज है, मैनोर है, ये है, मेडोस है, एरोली, खारघर, इधर जितने बड़े बड़े प्लॉट थे उसमें ही बनाए। खारघर में जो स्कीम है उतनी वो छोड़ के मैंने एरोली, खारघर वगैरह वगैरह सब बनाए, जो मेरे को मेरे साइज़ में मेरे मिला। उसके 2005-6 के बाद मैंने क्या किया, 6 के बाद लास्ट में ओसी लिया। उसके बाद में हर्डल बहुत बढ़ते गए, जितना इजी स्मूथ पहले जैसा नहीं रहा था। सीसी लेने में, इसमें लेने में, जैसे पहले कैसा था, सिडको के अंडर था तो कैसा रहता था, सिडको की ज़मीन, सिडको का प्लान पास, ये वो सब फर्क पड़ता था। वन विंडो था। इसके बाद में आ गया सब म्यूनसिपाल्टी के अंडर, तो थोड़ा हमको दिक्कतें आने लगी, उसके रूल्स ये वो हर जगह पे रहता आदमी, तो कल जो फेस करना था वो हमको थोड़ा नया नया लगने लगा था। तो उसी टाइम फिर हमने क्या किया कि भाई मैंने ज़मीन का लैंड के अंदर अपन फलता है, जैसे पाम बीच में मेरे को लैंड फली बराबर ना, मैं बांधने से ज़्यादा, बांधने का भी फला लेकिन ये ज़्यादा फला। तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन किया कि ये जो डेवलपमेंट जा रहा है, सिडको का रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, आज देखो आज कौन सी अच्छी स्कूल इधर नहीं है, कौन सी यहाँ पे कॉलेज अच्छी नहीं है, कौन सा नहीं है, आप बताओ ना न्यू बॉम्बे में क्या नहीं है। बिल्कुल है, उसको छोड़ दो, बिल्कुल है, वो तो गिनने के तो बॉम्बे में गिना सकते हो, नवी मुंबई में नहीं गिना सकते हो। नवी मुंबई में हर चीज़ है। अभी बॉम्बे में आप गिनने के जाओगे तो 3 या 4 मॉल तो बोलेंगे ये मॉल ऐसे 3-4 गिने चुन। यहाँ पे होलसेल में मॉल है, हालांकि अभी मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से बंद करना पड़ा, इतना मॉल नहीं चल सकते, 1 2 3 बस हो गया इनफ। और यहाँ की बस्ती के हिसाब से उतना ही होना चाहिए था। वो एकदम सब एक दूसरे के देखा देखी में होने लगा, इसके लिए मार खाया। एक दूसरे को देख के धंधा नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग को भगवान ने दिमाग दिया, सोच के समझ के धंधा करना है, बिजनेस उसको बोलते हैं। दूसरा करता वैसे अपन को करना है, वो बिजनेस नहीं मानता हूँ मैं नहीं मानता। हर एक की अपनी अपनी बिजनेस करने की थियरी रहती है, मेरी बिजनेस करनी होती है। तो मैंने लैंड के ऊपर ही किया है, यहाँ के डेवलपमेंट का पूरा स्टडी कर रहा हूँ, उसी पे ध्यान में रखते हो। मुझे मालूम है ये लैंड जितना मैं प्रोजेक्ट खड़ा करके करूँगा उतना तो लैंड में मिलने वाला है। और बट नेचुरल लोग करने के बाद जो 6-7 के बाद मैंने 7, 8, 9, 10 में जो जमीन ली है, आज 15 गुना तो खाली जमीन का भाव हो गया, 20 गुना हो गया, 25 गुना हो गया। बिल्कुल। तो मुझे बिल्डिंग बना के ये हर्डल करके क्यों करने का, तो शांति से बैठा हूँ। और फिर सब मुझे मालूम है न्यू बॉम्बे एकदम टॉप पे जाने वाला है, उसकी राह देख के बैठा हूँ, वेट एंड वॉच में बैठा हूँ। भूपेन भाई, नवी मुंबई के बारे में तो हम बात करेंगे कि आपकी क्या राय है, कहाँ जा रहा है, बट आपने अपनी जर्नी में ना चैलेंजेस भी बहुत फेस किए हैं, और शायद ही किसी डेवलपर ने इतने चैलेंजेस फेस किए, ये किस तरह से आप फेस कर पाते? देखो, जिसको चैलेंज नहीं स्वीकारनी है तो उसको सर्विस करनी चाहिए, सीधा मेथड है। आज मैं 60 रुपये का नौकरी करता था ना, 125 की, 150 किया, फिर बिजनेस किया। देखो, बिजनेस करेंगे ना तो रिस्क फैक्टर तो है ही जी, ठीक है। वो रिस्क फैक्टर का कैलकुलेट, उसमें 2 रिस्क फैक्टर रहता है। एक तो अंधाधुंध जो न्यू बॉम्बे में चीटिंग चल रही है, एक तो एक ये रहता है कि आदमी क्या रहता है, बनने को जाता है एक, बन जाता है दूसरा। क्यों बन जाता है? आज नवी मुंबई में देखो, बिजनेस जो जमीन के बिजनेस करने वाले कम है, चीटर लोग ज़्यादा है। सही। और अपनी मार्केट को खराब कर रहे हैं। सही। देखो, अच्छी बाजू है तो खराब बाजू भी बोलनी चाहिए, शायद किसको अच्छा लगे, किसको बुरा लगेगा तो लगेगा। जो मार्केट की फैक्ट पोजीशन ये है, किसको देख के कोई नहीं बनता है। मैं कल उठ के मेरा दिमाग चलता और मैं सोचूंगा मैं धीरूभाई अंबानी बनूं तो नहीं बन सकता हूँ ना। धीरूभाई थे, बिल्कुल, भूपेंद्र और आप हो। बिल्कुल। देखो, हर एक की एक सीमा है, उस सीमा में रह के आगे बढ़ना चाहिए। जिसको बोलते हैं ना, अपने माप के हिसाब से चप्पल पहनना चाहिए तो गिरे के नहीं। बिल्कुल। तो वो सोच समझ के ही अपन को बिजनेस करना चाहिए। किसी को देख के अपन को बिजनेस नहीं करना। तो कभी भी मैंने कॉन्सेंट्रेशन ये किया है, लैंड के ऊपर किया है। जैसे पाम बीच का ये जो आप मोरज का ही बात निकालो ना, 94-95 में जमीन को ये अग्रौली गांव बेलापुर वाले को बोल रहे थे उधर जगह लो, वो गांव वाला नहीं रह रहे थे। अरे ये छोड़ो, ये जो मेरा बेलापुर का ये प्रोजेक्ट पे अपन बैठे हैं, ये अग्रौली गांव के लिए 12.5% के लिए रखा हुआ था जी। मतलब 90-95 का इसका प्लान देखा है। और रोड भी सिडको ने बनाया यहाँ तक का जी। तब के टाइम का वो कच्चे रोड बनते थे। कच्चे रोड बोलेगा तो खाली वो 9 नंबर और डामर डाल के, वो BW के क्या बोलते हैं उसको, वो बना के और रोड बनते थे। यहाँ तक ये देखो रोड है। तो आपने यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी देख ली है। देखो, ये अपॉर्चुनिटी नहीं देखी थी मैंने, ये मेरे को जबरदस्ती लेना पड़ा, जबरदस्ती। अच्छा। क्योंकि जो मेरी देखो
जो ये जो था ना, मेरी ज़मीन थी ना एक्चुअली, ये जो मुंद्रा फैमिली की जो मैंने जगह ली थी जी। वो जगह की एक्चुअली ये सामने जो गांव दिख रहा है ना, वो वाला गांव है। और 12.5% के अंदर कैसा है, उसकी पेरी फेरी के अंदर नज़दीक गाँव है। अगर आप उधर नहीं दे सकते हो तो उसके नज़दीक के गाँव में देना। बराबर। तो उस टाइम पे ये नहीं बंजर ज़मीन, और इसको अगरौली गाँव वाला कोई खरीदने को तैयार नहीं था। ये भी इसके बाद में मेरे को अलॉटमेंट होने के बाद ये जो बिल्डिंगें खड़ी है ना, ये मेरे बात की है जी। मैं उनके पहले तो मैं ज़बरदस्ती लिया, वो भी 1-1.5 साल मैंने फिर सिड़कों के धक्के खा के थक गया कि भाई ये उनको खारघर में मांगा, तो खारघर में मेरे को 2700 मीटर का एक प्लॉट दिया। अच्छा। खाली 2700 मीटर और जगह नहीं है। दूसरा उनका IFSI वैल्यूएशन ज़्यादा थी, इसकी वैल्यूएशन कम थी। ओके। हालांकि इसके अंदर मेरे को बहुत डिफिकल्टी है, ये ज़मीन बनाने में मेरे को बहुत माथा पच्ची गई है, इतना हर्डल आया है। और जब मैंने कंपाउंड वॉल ये वो सब मैंने बना लिया ना, तब आदमी लोग को मालूम पड़ा है प्लॉट है। तो बोला अभी देखो आपको मालूम है इसके अंदर कितनी सब मुझे हर्डल देखनी पड़ी। ये प्लॉट 500 करोड़, अरे भाई ये PAP को प्लॉट दिया है, PAP से प्लॉट लेके मैंने लिया। पूरी नवी मुंबई जो डेवलप हुई आज तुम्हें 12.5% की वजह से डेवलप हुई। बिल्कुल। आज सबको ये दिखता है, उसके पीछे जो मेहनत किसी को नहीं दिखती है, उसके पीछे की बुद्धि किसको नहीं दिखती है, नज़र के सामने सबको दिखती है। बिल्कुल सही। तो और ऐसे मैं आपको सच्ची बोलूँ, एक्चुअली मेरे को ये सोशल बोलना बराबर नहीं है टीवी पे, यहाँ पे चीटिंग बहुत बढ़ गई। उससे बच के जो बिजनेस करेगा ना, वो सही बिजनेसमैन रहेगा, न्यू वुमन। और ये रियली मैं बोलता हूँ, ये हकीकत बोल रहा हूँ, ये दिल से बोल रहा हूँ। चाहे बुरा लगे, आपको अच्छा लगे, लेकिन मेरे को तो क्या बोलने की मुँह फाड़ बोलता हूँ। ये जो बोलने की बात है आपकी बहुत ही इफेक्टिव भी रही है। जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने सिर्फ अपना बिजनेस अपने प्रोजेक्ट्स ही नहीं किए, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई BNM को जिस तरह से आपने उभारा और प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन नवी मुंबई का बनाया है, इतने बड़े डेवलपर्स सब उसमें मौजूद हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो ये सब लोग बोलते हैं कि भाई BNM का जो अर्थ करते हैं, ये BNM का ये चेयरमैन ट्रस्टी जो भूपेंद्र शाह बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। BNM ये एक संस्था है, संस्था, और उसका एक ट्रस्टी हूँ मैं। पहले उसका प्रेसिडेंट था, भूपेंद्र एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई भी वो मालूम है। वो सब जो मेरे प्रेम करने वाले, मेरे पे जो प्रेम करने वाले हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि BNM का नाम वो बिल्डर एसोसिएशन नवी मुंबई है। वो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ये देखो ये टिम्बर का काम है, ये एसोसिएशन है, ट्रस्ट का है, किसी का मेरा नहीं है ना किसी का है। जी। कल वो पद के ऊपर दूसरे थे, जी। आज मैं हूँ, कल वो दूसरे आएंगे। और देखो कोई भी संस्था में रहना तो संस्था के अंदर काम करो तब रह सकते हो, तुम काम नहीं करो तो संस्था के अंदर नहीं बैठ सकते हो। बिल्कुल। आज वो संस्था के अंदर काम कर रहे हैं, एक्टिव ने आ रही है। तो अभी ये BNM का पहले तो कितने मेंबर थे आपको नहीं मालूम, जब मैं बना तब 30-35 मेंबर थे। आज BNM के 400 तो वोटर हो गए, टोटल 1000 मेंबर हो गए। देखो एसोसिएशन की ज़रूरत है ना, बड़े बिल्डर को हमको नहीं है, हमको उसका नुकसान है। लेकिन छोटे बिल्डर जो 200 मीटर 500 मीटर 700 मीटर 400 मीटर 1000 मीटर का करते, एक्चुअली एसोसिएशन को उनकी ज़रूरत है, उनके लिए एसोसिएशन है। जो बड़े बिल्डर है उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ना। सही। उनकी खुद की सबसे पहचान रहती है, मिनिस्टर से भी पहचान रहती है, IS से भी रहती है, ऑफिस से रहती है, वो अपना निपट लेते, वो अपना निपटने के काबिल रहते, इसी के लिए तो बड़े बनते। बिल्कुल। तो एसोसिएशन की ज़रूरत रहती है, छोटे बिल्डर को रहती है। क्योंकि मैं छोटा था इसी के लिए मालूम है, मैं भी छोटे से बड़ा हुआ हूँ, तो मैं छोटे का ध्यान रखता हूँ, ब्रोकर लोग का भी ध्यान रखता हूँ। छोटे बिल्डर को जो भी रहेगा उसको ऑफिसर का रहेगा। मेरे काम के लिए मैं शायद सिडको म्यूनसिपालिटी में नहीं जाता हूँ, उसके लिए पहले जाता हूँ, और उसी के वजह से सब मानते हैं। जिस दिन वो काम छोड़ूंगा तो भूपेंद्र साहब अपने घर पे रहेगा, कौन होगा कल की बात होगी। वो जो फैक्ट है, ये संस्था का काम है, कोई मेरी नहीं है, न मेरी थी न है, मैं एक जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। ये जो आपका माइंडसेट है, मेंटालिटी है कि लोगों के साथ मिलके करना। एक और जो आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया था और आज तक किसी ने सुना नहीं था कि इस तरह का होगा कि चैनल पार्टनर्स को क्रूज़ में लेकर जाना। कहीं पे भी पार्टी दी जाती है और बड़ी बड़ी होटल्स में दे देते हैं और सब गेट टुगेदर हो जाते हैं, बट ये जो आपने रखा था कि भाई साथ में रहेंगे और आप खुद भी प्रेजेंट थे उसमें और आपके जो इंटरेक्शन हुए, लोगों से मिले, ये एक अलग लेवल की बात थी। ये इसके पीछे क्या सोच थी? देखो इसके पीछे की सोच आपको मैं बताऊँ, मार्केटिंग खाली बॉम्बे वाले को ही आती है, जो बड़ी बड़ी जो प्राइवेट ब्रांड है। देखो कॉर्पोरेट लोग को तो ब्रांड है ये कुछ करने की उनका खुद का नाम रहता है, जैसे L&T है, गोदरेज है। L&T ने कौन सी चैनल पार्टनर की, अब जो उसने सीवुड का काम माल निकाला, लाइन लगा के आदमी लेके गए, इस ब्रांड। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, गोदरेज ब्रांड।
तो जो ब्रांड बनाने के, वो ब्रांड बनाने के लिए उनको भी तो टाइम लगा है ना। बिल्कुल। उनको बनाने को टाइम लगा ना। तो नवी मुंबई को मुझे लाइमलाइट में लाना था कि भाई नवी मुंबई का क्या प्रोस्पेक्ट है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा था ऐसे बड़े बड़े जो ये अभी जैसे कि एनरॉक है, जनाडू है, ऐसे बहुत सारे ऐसे अभी जिसको बोलते हैं ना ब्रोकरेज और स्कूल के। वो पहले हम लोग रियल एस्टेट के एजेंट बोलते थे, लेकिन वो अभी अलग बिजनेस हो गया है। बिल्कुल। एक अलग जो नया जो कंप्यूटर का जमाना आया, ये जमाना प्रोफेशनल हो गया है तो एकदम। वो जमाना और बिजनेस का स्टाइल चेंज हो गया। तो ये लोग जो है ना बिल्डर लोग का माल खपा के देते। वो क्या करते, छोटे छोटे बिल्डर को इकट्ठा करते, ये करते, फिर एक दारू की महफिल रखते, ये रखते, वो रखते। उसके अंदर क्या रहता है, क्या बिजनेस होता है, क्या नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये क्या तमाशा करने का, मैं तमाशा समझता हूँ उसको। अगर तुमको सच्ची में उनको एंजॉय कराना, उनसे दिल मिलाना है, तो एक आध दिन के अंदर या 1 घंटे में तुम कितने जन को मिलेंगे। सही। और तभी क्या हुआ था, ये जेलस करके आई थी 17 तारीख को, कुछ ये आई थी, मैंने जरा टीवी में कोई न्यूज़ के अंदर देखी थी। बोला ये क्या चीज़ है, क्योंकि पूरा अपना इंडिया के लिए तो नया था ना। अभी क्रूज में जाना था तो मैं गया हूँ 2-3 बार, लेकिन यहाँ से सिंगापुर गया, सिंगापुर से गया हूँ, या तो यूरोप गया हूँ, यूरोप से गया हूँ, लेकिन इंडिया में फर्स्ट टाइम था। ये तो न्यू कॉन्सेप्ट। तो ये जब गया था तो नया था, तो पूरा देखा। मैं बोला वाह, अगर मैं कोई पहले दुबई में सोचा था करने का, फिर मैं बोला मैं ताज में करूँ या ओबेरॉय में करूँ, ये जो सब जनरल का कुछ अलग करना था, तो दुबई सोचा था कि मैं दुबई करूँगा करके। तो दुबई में भी सोचा तो कितने जन के पास पासपोर्ट नहीं था। सही बात है। जिसको लेके जाने का, मेरे को बड़े किसको नहीं लेके जाना था। मैं छोटा आदमी हूँ ना, तो मुझे छोटे लोग को ही लेके जाना था। और आपको मालूम होगा, आप भी थे वो क्रूज में, आपको भी मैंने इन्वाइट किया था। उसके अंदर मैंने क्या किया था, 4 दिन का पूरा बुक किया था। बिल्कुल पूरा बुक करते जाने तो ना। तो मार्केटिंग क्या होता है, चैनल पार्टनर क्या, ब्रोकर, अलग ट्रेंड हो गया। उसके लिए मेरे को पूरे इंडिया से, मतलब दिल्ली, कलकत्ता, जो क्रूज के अंदर आए थे ना, वो खाली बॉम्बे के, न्यू बॉम्बे के नहीं थे, सब जगह न्यू बॉम्बे के थे। बॉम्बे के 4 ट्रिप हुई, आप 1 ट्रिप में थे, लेकिन ऐसी 4 ट्रिप हो गई। और कम से कम मेरे पास आप 10,000 ब्रोकर आए, 10,000 ब्रोकर। ज़्यादा तो मैं लेके न पाया, मैं तो खाली 1800 या तो 2000 चैनल पार्टनर को लेके जा पाया। उसमें ही लास्ट में तो मेरे को वो बोलते हैं ना, इंटरव्यू रखना पड़ा, ये रखना पड़ा। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो फिर बुकिंग भी मिलनी चाहिए, एडजस्टमेंट भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो जो उसके अंदर मेरे को रिस्पॉन्ड मिला ना, नवी मुंबई उस टाइम पे लाइमलाइट में आ गई। नवी मुंबई देखो, नवी मुंबई के डेवलपमेंट का अगर सिलसिला देखो, एक ट्रेन चालू होना, दूसरा है रेलवे। जो ट्रेन चालू हो गई उसके बाद में पाम बीच रोड, NRI, मार्केट शिफ्ट, जो टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। और नवी मुंबई का जिसको बोलते थे कि रियल एस्टेट, तो नवी मुंबई के रियल एस्टेट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर एक अलग कंसेप्ट में लेके गया। आज भी आदमी लोग याद कर रहे हैं। धंधा हुए नहीं है वो तो छोड़ो, एक इमोशनल बॉन्ड हो गया पूरा, क्योंकि हमने खुद वहां पे देखा। हाँ, 2 दिन साथ में रिएक्शंस थे, 2 दिन साथ में थे। नया एक्सपीरियंस था, मेरा भी नया था। इंडिया के अंदर क्रूज में, चलो सिंगापुर, इधर उधर यूरोप में सब गया हूँ, यहाँ पे तो अलग ही था। वो कंसेप्ट भी सबको अलग होगा। कहाँ से मेरे को अच्छे बिल्डर के लोग को फोन आए कि यार क्या ये तूने किया। मैं देखो, मेरे को लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली ना, वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं। मेरे को मालूम है तुम लोग 5,000 की थाली के पीछे खर्चा करोगे। हाँ, ताज में आके इधर रखो तो पर हेड 5,000 रुपया, 4,000 रुपया विद दारू होता ही है ना, 6,000 भी होता है। मैं उससे 4 गुना खर्चा करूंगा, मैं करूंगा ये जो किसी ने नहीं किया। मैं 100 का बजट बनाया ना, 25 जन को लेके जाऊंगा। मेरे पास 10,000 आया, उसमें मैं 1800 2,000 को ही लेके गया। लेकिन वो 1800 2,000 ने जो नवी मुंबई की जाके मार्केटिंग किया और उनकी लाइफ के अंदर एक यादगार रह गया। वो एक बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी, आप बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी, तो 12.5% में गाउटान एक्सपेंस स्कीम के अंदर, वैसे यहाँ पे भी मार्केटिंग की मेरे को अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने उठा ली। वो दूसरा बिल्डर भी उठा सकता था। मेरा तो कामकाज नहीं, कुछ नहीं, खाली CBD का एक बताने के लिए। किसने मेरे को ऐसे बॉम्बे वाले 2-3 जन ने बोल दिया तुम्हारे न्यू बॉम्बे में क्या है। अरे हमारे न्यू बॉम्बे में सोना है, देखने की नज़र फ़र्क है। वो भी ना, ये आप काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं। नवी मुंबई की जो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एक ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, ओवरऑल आप काफ़ी पॉजिटिव आपका आउटलुक रहता है कि ये शहर फ्यूचर का शहर है एंड यहीं पे सब कुछ है। मुंबई मार्केट कुछ भी हो जाए, नवी मुंबई के मार्केट को कोई हिला नहीं सकता, रियल एस्टेट मार्केट को। फिलहाल आप किस तरह से पोजीशन देख रहे हैं? देखो, इसमें थोड़ा एंगल अलग अलग है।
नवी मुंबई की मार्केट का जब भी बोलो 95 से मैं स्टार्ट ही बोल रहा हूँ जी। अब 2021 में भी बात कर रहा हूँ, ये स्टार्ट है। जब 95 में बोल रहा था स्टार्ट है, नहीं समझ में रहे थे। जब पाम बीच के मेरे को टेंडर लगे स्टार्ट है। मैं आपको बताऊँ ना, पाम बीच पे 1400-1500 रुपये में फ्लैट बेचे, उसके सामने मैं क्या भाव में बेच रहा हूँ। बिल्कुल, ये मैं कैमरे पे भाव नहीं बोल सकता मैं क्या भाव बेच रहा हूँ, और भी डिपार्टमेंट है। लेकिन जो है सो है, सामने है डेवलपमेंट। तो अभी देखो इस चीज को L&T ने पहचाना। राइट। अभी L&T ने सीवुड के ऊपर उसने जो बुकिंग निकाला, उससे यहाँ के बिल्डर को और कॉर्पोरेट को झांकना चाहिए कि नवी मुंबई क्या है। अभी न्यू मुंबई में कॉर्पोरेट पार्क आएगा, तभी वो जानेंगे करेंगे, उसको बहुत देरी हो जाएगी, बहुत देरी हो जाएगी। जो L&T को जो बुकिंग मिली है ना, टर्म एंड डस बुकिंग मिली है। ओके। रियली ये नवी मुंबई के टर्निंग पॉइंट का एक स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल। अभी आप बोलेगे कभी भी तुम एग्रेसिव रहते हो, ये रहते हो। मैं देखो हकीकत बोलता हूँ, आज किसी को हवा में लगती है, कल वो हकीकत होती है। ये गॉड गिफ्ट बोलो या मेरी दूरदृष्टि बोलो, या मैं देख सकता हूँ कि क्या आने वाला है क्या नहीं वाला है, उसके एंगल बहुत थोड़ा लंबा होगा। जैसे पाम बीच किसी ने सोचा था, बिल्कुल। जब मैंने ये मुराद रेसिडेंसी बनाया, किसने सोचा था? पाम बीच पे 1400-1500 रुपये बेचने वाले ने सोचा था, वो दुकान वाले ने सोचा था। NRI स्टार्टिंग में मार्केटिंग करने के लिए लोग UK और दुबई गए थे। कहाँ नहीं गए? आज क्या जरूरत है उनको? ये नवी मुंबई का जो देख सकता है वो देख सकता है। अब जब एग्रेसिव रहता हूँ तो आपके सामने मैंने तो जमीन का इसके पहले बता दिया कि जमीन का ग्रोथ क्या हो गया। भाई जमीन का ग्रोथ ऐसे ऐसे नहीं होता है, बिल्डिंग बनाने से जमीन का ग्रोथ नहीं होता है। कपड़े सूखने चाहिए, कपड़े सूखने चाहिए, देसी भाषा में बोलते हैं, कॉर्पोरेट भाषा में अलग बोलते हैं। ऑक्यूपेंसी है कि नहीं ऐसा बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कपड़े सूखने चाहिए। मैं दुबई भी गया हूँ, दुबई का 4 दिन स्टडी किया। सब लोग न्यू बॉम्बे का 8-10 बिल्डर गए थे, वहाँ पे देखा अरे क्या डेवलपमेंट है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, ये बड़े बड़े रोड, ये वो लास्ट में जब एयरपोर्ट से मैं रिटर्न आ रहा था 4 दिन के सर्वे के बाद, मैं वो ब्रोकर था वहाँ का, टाई बाय पहना, मैं उसको बोला भाई साहब ये कपड़े सूखे हुए क्यों नहीं दिखे, कि क्या क्या लेने का है, क्या क्या लेने का। बोला 1 रुपया भी डालने का नहीं है दुबई में। बोला क्यों? बोला इतना घुमाया तूने, बिल्डिंग तो बहुत अच्छी अच्छी है, एक भी कपड़ा सूखा हुआ नहीं है। वो समझा नहीं। सही है भाई, तुम सिटी डेवलप करो तो उसके साथ में कपड़ा सुखाना, मतलब उधर रहने आदमी आना चाहिए। अगर कमर्शियल बनाया तो उधर कमर्शियल स्टार्ट होना चाहिए, लाइट दिखनी चाहिए रात को। दिन को नहीं दिखेगा चलेगा, रात को इधर लाइट दिखनी चाहिए। दिन को निकलो तो जहाँ रेसिडेंस वहाँ पे कपड़ा सूखा हुआ दिखना चाहिए। ये अपनी इंडियन लाइचर है। अरे हकीकत है। तो इसका जो डेवलपमेंट आज भी मैं बोलता हूँ स्टार्ट क्यों है। अभी तुम बोलेगा स्टार्ट किधर है, पाम बीच देख लिया, अब दूसरी झलक देखो। अब जो नवी मुंबई का अपन इधर बैठे CBD, अब नवी मुंबई का ग्रोथ क्या हो जाएगा ये आपको बताऊँ। अभी आप पहले बॉम्बे था, बॉम्बे से बाइकला बोले तो दूर हो जाता था, फोर्ट हो ये, आज से आपको 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल 100 साल, 70 साल, 110 साल। आप देखो ना ग्रोथ। दादर फिर आया, दादर के बाद घाटकोपर मुलुंड क्रीम एरिया हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर डिवीज़न होते गए, उधर बांद्रा और अंधेरी होते गया। इधर आया तो घाटकोपर को डाइवर्ट हो गया, फिर इधर थाना हो गया, इधर आ गया तो एवाशी हो गया। बिल्कुल। अब देखो आज अपन इधर बैठे CBD के अंदर, राइट। अभी इसका ग्रोथ देखो, ये सामने एयरपोर्ट, बिल्कुल ये सामने ये जो अपना बोट का मतलब ये समुद्र रास्ता जो है, वाटर ट्रांसपोर्ट, जो वाटर टैक्सी वगैरह वगैरह जो आते हैं, ये फिर वो अपना जितने भी वो भावचे धक्के से जा रही है ना जी। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट जो नितिन गडकरी साहब बहुत अच्छा काम आज की तारीख में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता, अनबिलीवेबल कर रहे हैं। बिल्कुल उनको समझने में, और सिडको जो समझेगा और यहाँ के ग्रोथ को समझेगा, वो यहाँ का सफल डेवलपर रहेगा। फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है एग्रेसिव, मेरे से ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाएगा। उसको समझना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। क्यों? पहले नवी मुंबई बनी क्यों थी? नवी मुंबई इसके लिए बनी बम्बई की बस्ती कम करने की। सही, बम्बई की बस्ती तो बढ़ गई, इधर नवी मुंबई की बढ़ गई। उसका क्या, ये प्लान किया था 61 में, 70 में यहाँ का एक्विजिशन हुआ, ठीक है। इसके बाद में इसको ग्रोथ होते गया, तब तक बस्ती कितनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई। देखो तो यहाँ पे देखो, अभी रोजगार के मामले में यहाँ पे जो रहता था वो बॉम्बे में रोज काम करने को जाते थे। आज सेल्फ हो गया, सेल्फ आज की तारीख में।
आज मैं 100 फ्लैट बेचता हूँ ना, तो 70 जन इधर रह रहे। आप ये सर्वे कभी नहीं किया होगा, ये कोई बिल्डर को फुर्सत नहीं है करने की। मैं बोलता हूँ अभी देखो IT पार्क यहाँ से बढ़ते आ रहा है, आप एरोली से जाओ, ये रायजा का वगैरह, माइंड स्पेस वगैरह जो भी है, तो पूरे IT आएगा। अभी IT में काम करने वाले जो आएंगे वो क्या घर बॉम्बे में रहने को जाएंगे? नहीं रहने वाले। वो थाना जाएगा न्यू बॉम्बे, और न्यू बॉम्बे का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कौन है जो थाने जाएगा, कौन है जो लंबा जाएगा, कौन कल्याण डोंबिवली जाएगा? बिल्कुल। तो ये जो है अभी वासी फाइनलिस्ट सेंटर हो गया। यहाँ वासी क्यों? आप बोलेगे कि धंधा करता हूँ इसके लिए मैं तारीख पर, तो बिल्कुल नहीं, मेरे नसीब में वही मिलने वाला है। अभी देखो ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, इधर पुणे आ गया, इधर का ग्रोथ बोलेगा तो क्या हो गया, JNPT आ गया। देखो कैसा बढ़ेगा, इस ढंग से बढ़ेगा। अभी ये जो ग्रोथ होते होते ऐसे चला गया, ये जो डेवलपमेंट आ जाएगा ना, ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। और बॉम्बे में चालू है वर्टिकल चालू। झोपड़पट्टी पहले ऐसे थी, अभी ऐसे बन रही है, बस इतना फर्क है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल न्यू बॉम्बे में जो है बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। ये जो मैं बोलना बराबर नहीं है, देखो मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। तो बिजनेस के हिसाब से मुझे दिखता है कि अपने पास इतने चांस है हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करने के। जैसे नवी मुंबई हुआ अभी तक तो हुआ है, बिल्कुल अभी तक तो हुआ है, हॉरिजॉन्टल हुआ है, और इतना बड़ा स्कोप है। आगे भी एरिया आ रहा है, वो समझो लोनावाला तो अभी बोलने का हिल स्टेशन रहा, बाकी तो वो तो सिटी हो गई। फिर अभी पुणे, वहाँ से पिंपरी, चिचवड़, ये सब डेवलप होते होते इधर आ रहे हैं। ये सिटी आगे जाके 25 साल के बाद एक ही होने। अभी आप जाओ इस तरफ बोलेगा तो क्या आ जाएगा, उलवा आ जाएगा, द्रोणागिरी आएगा, उसके बाद में जो तुम्हारी जेटिया चालू हो जाएगी, वहाँ पे अलग से एक सिटी बसेगी। उधर पेन हो गया, अलीबाग हो गया, अलीबाग तो पहले से जुना है, ब्रिटिश टाइम से। ये जो डेवलपमेंट हो जाएगा ना, और ये सेंटर पॉइंट वाशी, CBD, नेरुल, ये खारघर, ये जो एरिया हो जाएगा ना, सेंटर हो जाने वाला है। बिल्कुल ये फ्यूचर। जैसे खारघर के अंदर कॉर्पोरेट पार्क आ जाएगा, उसमें कितना रोजगार आएगा, यहाँ पे IT आ गया, उसमें कितना रोजगार आएगा। अब सोचो, मेरा हवा में एग्रेसिव बात करता हूँ। दूसरा देखो, पहली जेटी किसने लाई? पहला जो इसकी ओपनिंग करने को आया था राजीव गांधी जी, तब मैं न्यू बॉम्बे में नहीं था। उसके बाद की जो जेटी हुई थी, और इसकी ओपनिंग करने के लिए JNPT की इंदिरा गांधी आई थी। ये जब इसका डिक्लेरेशन हो गया तब इंदिरा गांधी आई थी। उसके बाद में इसकी फर्स्ट जेटी का उद्घाटन करने को राजीव गांधी आए थे। उसके बाद में शायद मेरे ख्याल से नरसिंह राव थे, वो आए थे। उसके बाद में शायद नरसिंह राव थे, मे भी तीसरी या कि मैं, और सॉरी वो दूसरी में नरसिंह राव आए थे। तीसरी हुई तब मनमोहन सिंह आए थे। चौथी होगी जब मोदी जी आए थे। अभी आप सोचो, एक जेटी का इम्पोर्टेंस प्रधानमंत्री इतना दे रहा है, देश का प्रधानमंत्री। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो प्रधानमंत्री का आना ही, उनका टाइम, उनका एफर्ट, बिल्कुल उसको नहीं देख सकते हो, बड़ा मैसेज आप उसको नहीं देख सकते हो। ये एक पार्ट बता रहा हूँ, एक पार्ट दिखा रहा हूँ। ये हम चर्चा जारी रखेंगे, बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे हम भी आ गए हैं नवी मुंबई की तरह। पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बिजनेस के सितारे में हम बहुत जल्द वापस आएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक, बिजनेस के सितारे में आपका फिर एक बार स्वागत है। बहुत ज़बरदस्त चर्चा जारी है हमारी CMD भूमिराज ग्रुप के भूपेंद्र शाह साहब के साथ में, जो कि जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि बहुत अग्रेसिव है। और जिस तरह से आप भूपेंद्र भाई बता रहे हैं, इस एरिया के जो JNPT एरिया का जो ग्रोथ होने के बाद, और लगातार प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जैसे हमने कहा। देखो ये है ना, नोट करना चाहिए यहाँ का डेवलपर को, यहाँ के पत्रकार लोग को, कि भाई क्यों इतना क्या इम्पोर्टेंस है एक जेटी खोलने में। बिल्कुल, एक जेटी खोलने में आज इतना क्या इम्पोर्टेंस है कि भाई इसकी मुहूर्त के टाइम इंदिरा जी आई थी, देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, इंदिरा जी का कैसे मालूम है? मैं तो यहाँ पे था नहीं, बराबर है। तो इंदिरा जी का ऐसे मालूम है, सर मोहम्मद यूसुफ की जो TS रहमान जो है ना, इंस्टीट्यूशन जी, उसको फ्री होल्ड कर दिया। फ्री होल्ड इंदिरा जी ने आके किया, क्योंकि इतनी नेवी की जो ये है, जिसका ये जो लफड़ा चला है सर मोहम्मद यूसुफ वगैरह वगैरह, वही जिसके अंदर फ्रॉड वगैरह जो हो गया है ना, वही ज़मीन के बारे में अभी वो तभी इंदिरा जी आके इनका ओपनिंग किया था। अभी देखो उसके सामने आप कंडला देखो, आज वो कच्छ बंजर जमीन थी, जैसे वो अब डेजर्ट में जाते हो, यहाँ पे तो डेजर्ट नहीं था, यहाँ पे तो पूरा मैनग्रोव था ना। बिल्कुल, यहाँ पे मैनग्रोव और मच्छी मारी और क्या था, खेती थी,
कुछ गाँव में अंदर के गाँव में ज़मीन थी मैं सेती थी, बाकी तो मैंग्रोव और मच्छी मारी, यही थी। ठीक है, कंडला देखो आज हमारे रण के अंदर, कच्छ के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, आप जाके देखो कितनी जेटी है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो ना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये एक जेटी हो गई। आपको इम्पोर्टेंस क्या है, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है ना, उसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। जैसे एयरपोर्ट के लिए है तो इम्पोर्टेंस है ना, बिल्कुल। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो अफोर्डेबल के हाउसिंग के लिए उन्होंने स्पेशल टाइम नहीं दिया, जब एयरपोर्ट के लिए आते तभी वो कल्याण में टाइम निकाल के डिक्लेयर किया। बिल्कुल। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट का पैसा जिधर भी जाता है गवर्नमेंट उधर फोकस करके डालती है। बिल्कुल। और आपको शायद मालूम नहीं होगा, इधर एक मैंने क्लिप सुनी थी, मैं तो कोई फंक्शन में था नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने यहाँ के भाषण में, कोई इलेक्शन के भाषण में आए थे और मैंने वो क्लिप सुनी है, वो भाषण सुना है, जिसके अंदर नवी मुंबई का ग्रोथ क्या है वो बताया है, उन्होंने बताया। उनको भी किसने ब्रीफ किया होगा, नहीं तो इतना नवी मुंबई के बारे में क्या रहेगा, मिल गया होगा मेरे जैसा कोई। तो कहने का मतलब ऐसे लाइन में कितनी जेटी आ रही है, बिल्कुल। 1 2 3 4 18 जेटी आ रही है, 18 जेटी। किसी को यहाँ के डेवलपमेंट का मालूम नहीं है। एयरपोर्ट, सबको एयरपोर्ट दिखते हैं, एयरपोर्ट का क्या हुआ, तुम्हारे उधर एयरपोर्ट क्या क्या। अरे भाई साहब, खाली एयरपोर्ट छोड़ो, ये एयरपोर्ट तो मुंबई करके जरूरत है, नवी मुंबई करके तो जमीन कम हो रही है डेवलपमेंट करने की। बोलते ऐसे कैसे बोल रहे हो, उधर आएगा तो ये ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ होगा। बोला हम लोग 94 से इधर एयरपोर्ट सुन रहे। बिल्कुल। 20 साल हुआ, 25 साल हुआ, उसके नाम के ऊपर खाली टेंडर ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे फ्लैटों पर फ्लैट, कहाँ सब जगह पे कपड़ा सूखा, कहाँ खाली फ्लैट दिखेंगे ही नहीं, खाली फ्लैट आपको दिखेगा ही नहीं, उससे ग्रोथ मालूम पड़ता है। तो इस तरफ का जो डेवलपमेंट आएगा, इसके वजह से अभी समझे एक जेटी खुली तो कम से कम एक जेटी रोजगार कितना देगी। फिर आ जाओ SEZ के ऊपर, जो अंबानी मतलब ये रिलायंस और जो सिडको ने मिलके जो SEZ कर रहे हैं, NMSEZ, उसके अंदर कितना रोजगार आएगा, क्या सोच रहे हो आप, क्या रोजगार आएगा, जेटी में कितना रोजगार आएगा, एयरपोर्ट में कितना रोजगार आएगा। फिर ये IT सेक्टर का रोजगार तो आपको अभी दिख रहा है, ये हमको पहले दिख रहा था। तो डेवलप का काम क्या है, डेवलपर का काम क्या रहता है, आगे डेवलप होने वाला देखिए। डेवलपर का काम ये नहीं है कि बिल्डिंग का स्लैब गिनना। एक विजन चाहिए, विजन, जिसके पास विजन है वो डेवलपर बोला जाता है, जो बिल्डिंग बनाता है उसको बिल्डर बोला जाता है। बिल्कुल। तो मैं खुद को तो डेवलपर नहीं बोलता हूँ, मैं विजनर देखता हूँ। तो अभी उसकी कोई अभी व्याख्या नहीं निकली है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो डेवलपर बोल, तो विजन देखता हूँ कि कल के इधर क्या आएगा, तो सस्ते में ज़मीन मिलती है, ले लेता हूँ। कल उठ के वही भाव जो बिल्डिंग बना के मिलने वाला वो मिल रहा है। पाम बीच में 3 प्रोजेक्ट बेच दिए मैंने, प्लॉट ही बेच दिए। ओके। मैं प्लॉट ही बेच दिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बना के मेरे को मिलने वाला था पहले ही मैंने 2000 में खरीदे थे। मैं माइक पे नहीं बोल सकता हूँ क्या भाव में बेचे, मालूम है मार्केट को, लोकल को। तो ये हिस्ट्री है नवी मुंबई की। वो जो नवी मुंबई वाले को समझ सकते हैं उसकी वैल्यू है, तो जो नहीं समझते उससे मुझे मतलब नहीं। मुकुंद भाई, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पोटेंशियल तो बहुत ज़बरदस्त है और समझने वाले के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से अभी फ़िलहाल सिडको नवी मुंबई को डेवलप कर रही है आप कहें, या जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उस पर भी काफ़ी सवाल लेकिन उठने शुरू हो गए हैं। आपका क्या उसके बारे में कहना है? पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर क्या है आपका क्वेश्चन? 2 चीज़ पे ऊपर मेरा इसमें जो नेगेटिव इसमें जा रही है, 2-3 जो चीज़ें आ रही है। एक तो नवी मुंबई एरिया में स्टेशंस के पास में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, वो एक बड़ा मुद्दा हो गया है। नैना का जो प्रोजेक्ट है वो सालों साल से वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक मुद्दा हो गया है। लैंड की प्राइसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी सिडको को ब्लेम किया जाता है कि भाई रेशनिंग चल रही है। तो जो सिडको जिसका कहा जाता था कि वेल प्लान्ड सिटी बना रहा था, उस पर आज ये कर रहे हैं। और जो आपने भूमिपुत्र की बात की है, PAPs की बात की है, वो भी नाराज़ है। बल्कि उन्होंने तो अभी ये भी नारा लगा दिया है कि नवी मुंबई बचाओ, सिडको हटाओ। ये जो ओवरऑल है, आप क्योंकि आप सिडको से भी एसोसिएटेड रहे हैं, बहुत डील किए हैं, इसमें 2-3 इश्यू अपने साथ में लिए जी, तो मैं एक के बाद एक उसके एप्लीकेशन करूँगा। बिल्कुल। देखो, पहले तो नैना पे लेता हूँ जी। नैना 2012 में आया, नैना 2012 में आया, ये आम पब्लिक को मालूम पड़ा ना, गैजेट के द्वारा ये डेवलपमेंट में मालूम पड़ा ना जी। लेकिन मुझे 2005 में मालूम था जी कि कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट आएगा आजू बाजू, बिल्कुल, कि जिसका ऑथोरिटी एयरपोर्ट आया है ना तो सिडको रहेगा।
Right. या सिडको जैसी कोई भी एजेंसी आएगी जिसके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास इंजीनियरिंग है, प्लानिंग है, सिटी डेवलप करने की ताकत है, ऐसी कोई एजेंसी आएगी या सिडको ही आएगी। सिडको गवर्नमेंट के अंदर आती है तो सिडको के अंदर ही आएगा, बिल्कुल। तो प्लानिंग उधर का अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो ये जो लैंड का आगे मैंने बताया ना, जो लैंड का जी। लैंड का भाव कैसे बढ़ा, तो 2005, 6, 7, 8 में जो लैंड लिए मैंने, वो जो लैंड लिए उसका भाव आज बढ़ गया। उसको जो मटेरियलाइज करना था सिडको को, वो सिडको नहीं कर पाई, सिडको के अधिकारी नहीं कर पाए जी। सिडको का फेलियर होना। और आज जो ये दूसरा जो आप बोले ना, उसके साथ मैं जोड़ता हूँ कि सिडको भगाओ, ये भगाओ, क्यों? ये जो नैना के अंदर जो रॉन्ग पॉलिसी, रॉन्ग अधिकारी लोग बैठे, रॉन्ग पॉलिसी किया, डेवलप की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके वजह से आज जो सिडको हटाओ हो गया। इतना सालों में सिडको हटाओ किधर था? सिडको से मांगनी थी कि हमको तुम कॉम्पेंसेशन बढ़ा के दो। वो बोलते थे 12.5, गाउटन एक्सपेंसिंग का हमको 12.5% दो, 12.5% दिया। ये तो इतनी मांगनी थी। ये क्यों क्वेश्चन आया सिडको हटाओ? बिकॉज फ्रॉम इसके लिए सिडको ने तो जितना 12.5% ऑलमोस्ट दे दिया, जिसका लिटिगेशन है वो बाकी है। 22.5% था, उसका तो डेवलप करके ड्रेनेज मैनेज सब बना के रेडी कर दिया, पुष्पक नगर वगैरह काम भी चालू हो गया। तो सिडको पे ऑब्जेक्शन करने का कारण क्या है? लेकिन एक पॉलिसी की वजह से ये प्रॉब्लम है। वो जो पॉलिसी है सिडको का नैना 2012 में, और उसके कंडक्टर आपका अफोर्डेबल है जी। अब बोलेंगे आपको अफोर्डेबल का चांस था, आपको बनाना ही था, तो इतना बड़ा स्कोप था, आप 10 लाख घर बनाते, 2 लाख घर क्यों? बिल्कुल। आपके पास नैना का इतना बड़ा एरिया था, आप उसके अंदर कंस्ट्रक्शन चालू करते थे, और आपकी वैल्यूएबल जमीन है जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए मीटर से जा रही है या 1.5 लाख से जा रही है, तो आप उधर बनाते थे, अफोर्डेबल वाले का भी काम होता था। बिल्कुल। अभी ना आपको परवड़ रहा है, ना अफोर्डेबल वाला ले पा रहा है। बिल्कुल। तो इसमें आपकी जमीन का भाव मिलता था, वो पैसा मिलता था, वो आप कंस्ट्रक्शन में डालते थे, और कम रेट में आप अफोर्डेबल देते थे। जो आप 25 लाख या 30 लाख में बेच रहे हो, वो 5 लाख उसको कंसेशन देते थे, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। तो बहुत अच्छी पॉलिसी कर सकते थे तुम। लेकिन ये जो देखो, किस पर्टिकुलर में अधिकारी के नहीं बोलता हूँ, जिम्मेदारी सबकी रहती है। हम लोग, मैंने तो इसके लिए लड़त चलाई है कि भाई नैना की तुम पॉलिसी गलत कर रहे हो। बिल्कुल। और दूसरा जो एक जो है ना, उसके कनेक्टेड ही है, जो नैना के कंडक्टर गांव वाले का असंतोष, उसके कनेक्टेड आपका अफोर्डेबल। ये जो स्टेशन के पास बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि इससे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी सिटी की, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना भार है। देखो, आपने पार्किंग का इतना बड़ा एरिया नहीं रखा है, आपने पार्किंग का इतना बड़ा एरिया नहीं रखा है कि उससे हो जाएगा। अभी वासी स्टेशन चले जाओ या कोपरखेरना रेलवे स्टेशन चले जाओ, उसके ऊपर घर बनाना है, मैं तो उससे सम्मत नहीं हूँ, नंबर 1। और दूसरा, ये सिटी तो हॉरिजॉन्टल जानी चाहिए, सिटी का डेवलपमेंट ही उसके लिए हुआ है, तो उधर जाइए ना। नैना के अंदर 10 लाख कर दीजिए, तो उससे नैना भी डेवलपमेंट हो जाएगा, गरीब लोग को घर मिलेगा, जो यहाँ की ज़मीन का पैसा मिलेगा उधर डालेंगे, तो सबका फायदा, सिडको का भी फायदा, टोटा नहीं तो लंबा चलेगा। जो आम आदमी जिसके लिए आप बना रहे हो उसको भी फायदा। बिल्कुल। समझो 3 लाख सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 2,67,000 वगैरह है कुछ, दूसरी तुम दे दो 5 लाख, क्योंकि यही पैसा मिल रहा है ना तुमको, तुम्हारी जमीन का जिधर तुमने बनाई है वो, तो न किसी का नुकसान, दोनों की विन विन पोजीशन, तीनों की विन विन, गवर्नमेंट की विन विन पोजीशन, जो अफोर्डेबल वाला है उसकी विन विन पोजीशन, गाँव वाले की विन विन पोजीशन। क्यों गाँव वाले में संतोष है? जो ये पॉलिसी गलत किया तो बिल्डर लोग ने खरीदना बंद किया। बिल्कुल भाई नैना आया तब गाँव वाले किधर थे? तो सबको हमारे जैसे पहले से खरीद के रखा तो माना नहीं है, लेकिन जिसने महंगे भाव में खरीदा है उसकी स्कीम परवड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जो 40-60 की स्कीम किया उसमें आपको 25 माला बनाने का और अफोर्डेबल बनाने का ये कोई तर्क है क्या? किस तरह फिजिबल ही नहीं होता है। ये तर्क है क्या? फिजिबल है क्या कि अभी वो बनाएगा तो उसको 4 साल लगेगा, 4 माले का बनेगा उसको कितना टाइम लगेगा, उसका इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा, उसकी ज़मीन क्या भाव मिलेगी, ये क्या भाव मिलेगी? ये मैथमेटिक्स जब ये भाटिया साहब को और मैंने खरीद साहब से मैंने बात की है, जब उनको समझ में आ गया ये चीज़ है, और जब ये सुधार करने का टाइम आया तो फिर वक्त नहीं मिला। लेकिन ऐसे नैना में बहुत स्कोप है, बहुत ही स्कोप है, जो उसको ढंग से डेवलप करना चाहिए। तो नैना मैं बोलता हूँ नैना इज़ अ बेस्ट प्रोस्पेक्ट, लेकिन उसकी पॉलिसी गुजरात मॉडल होना चाहिए। और ये यहाँ पे गुजरात में गए भी है जी। गुजरात में कैसा है 50-50, 50% गवर्नमेंट की, 50% डेवलपर की, 2 पैसा मिलती है। ओके। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा गवर्नमेंट पहले डालती है। आपका प्लॉट का आपका एम मार्क होता है ना, तो आपका रोड बना हुआ होता है, ड्रेनेज बना हुआ रहता है, स्ट्रीट लाइट हुई रहती है,
इतना इन्वेस्टमेंट करती है। तो आज ये आज भूपेन भाई, ये भाटिया साहब को बताया था। भूपेन भाई आज जो सिडको नए नए नोड्स डेवलप कर रहे हैं, चाहे तलोजा हम बात कर रहे हैं, उल्वा बात कर रहे हैं, द्रोणागिरी बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेवलपर्स का, रेसिडेंट्स का यही कंप्लेन है कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया, सब कर दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा है। सिडको ने सिर्फ प्लॉट्स बेच दिया। देखो क्या होता है, आज भी पानी की प्रॉब्लम, रोड की प्रॉब्लम, ड्रेनेज की प्रॉब्लम। देखो इसके अंदर थोड़ा अलग तर्क लगाता हूँ मैं। जब ये सिटी प्लान हुई तब एक पीढ़ी थी जी, और जब इसकी डेवलप हो रही है तब ये दूसरी सेकंड जनरेशन है। बिल्कुल। जैसे मैं एक बिजनेस करता हूँ, फिर मेरा बेटा बिजनेस करेगा, सेम बिजनेस में दोनों में फर्क आएगा। सही। ये आज सिडको में हो रहा है। जो नीचू के लेवल है, ये मैं हाई लेवल की बात नहीं करता, तो IS लेवल तो चेंज होते ही रहते हैं, बिल्कुल। MD, जॉइंट MD, जो नीचे के अधिकार जो रहते हैं, वो जिसने प्लान किया था, जो प्लान सिटी बनाने वाले कौन है? अब नहीं है। आप बताइए मुझे। उन्होंने डेंसिटी का ध्यान रखा है, उन्होंने सोशल फैसिलिटी में, जिसमें स्कूल, कॉलेज, गार्डन वगैरह सब कुछ आ गया। यहाँ तक मंदिर मस्जिदें भी आ गई, बिल्कुल। गुरुद्वारा भी आ गया। सब। हमारे मंदिर के हर नोड के अंदर जगह सब जगह। जैन मंदिर का भी है, गुरुद्वारा का भी है, मस्जिद का भी है, मंदिर का भी है। वो गए। और दूसरा है, तो जब तुम 12.5% का प्लान कर रहे हो, अभी आपने जैसे पुष्पक ने बना के दिया, क्यों तुमको एयरपोर्ट की थी इसके लिए, तो क्यों तुम वहाँ पे डेवलप नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। तो ये तुम 12.5% क्यों दे रहे हो भाई? 12.5% को मेहरबानी नहीं है, PAP के पास, CAP से पास से डेवलपर ले रहा है, ठीक है। फायदा किसको हो रहा है? PAP को। इसके लिए यहाँ के PAP क्यों नहीं चिल्ला रहे? बिल्कुल नहीं है, संतोष है। वो तो ये स्कीम आ गई, गॉडफादर आ गया। लेकिन जो अव्यवस्था, जैसे आपने बताया, उधर डेवलपमेंट नहीं, इधर डेवलपमेंट नहीं, उसके कारण हो सकता है, लेकिन बाकी कोई सवाल नहीं है। थोड़ा ये पीढ़ी का फर्क आ जाता है और उसके ऊपर बराबर ध्यान केंद्रित करेंगे तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। जब इतनी बड़ी बड़ी सिटी बसा दी है, बहुत छोटा इश्यू समझता मैं उसको। भूपेन भाई, अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे अभी आपने डिस्कशन किया कि भाई नैना में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नवी मुंबई की जो सेंट्रल नोड्स है, यहाँ पे तो आसमान छू रहे हैं रेट्स। एक आम आदमी के लिए यहाँ फ्लैट खरीदना बहुत मुश्किल का हो गया है। बट आपको लग रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग नवी मुंबई का फ्यूचर है? देखो, मैं आगे बढ़ा दिया, मैं दोहराऊंगा वापस। सिटी के अंदर इन्होंने जो बनाया है, कीमत रखी है 28, 30, 32, वो भी सिडको को फॉरवर्ड नहीं रहा है। तो ये नैना में बनाना था, आपको 25 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख में देना था ना। मैं यही तो पहले बता दिया है ना। यही 1 लाख जो घर आप यहाँ बना रहे हैं, आप वो नैना में बनाइए। 10 लाख बनाओ ना, और बना सकते हैं। देखो, बिल्डिंग लाइन की लॉजिक किसी को समझ में नहीं आती। मैं ये बोलता हूँ, यहाँ के डेवलपर को समझ। अगर समझो कोई एक जन रहने को आया ना, एक जन, समझो आपने घर लिया न्यू बॉम्बे में, नवी मुंबई के अंदर आपने घर लिया, आपके भाई रह गए, आपके रिश्तेदार रह गए, आपके साथ में काम करने वाले 8-10 रह गए, आप तारीफ क्या करोगे? नवी मुंबई की करोगे। बिल्कुल। आपने एक टीवी लिया, ये सेल्समैन है, एक सेल्समैन की भाषा बोल रहा हूँ, डेवलप की भाषा नहीं बोल रहा। मैंने अभी टीवी बाजार के अंदर, वो पहले मुझे मालूम है सोनी था, ये था, वो था, वो था। तुमने लिया सोनी, मैंने लिया ओनिडा। मैं ओनिडा का तारीफ करते नहीं थकूंगा। सही बात है। और सोनी जैसी कंपनी को भूल जाऊंगा। सही। जो लेता है उसकी तो तारीफ जो करेंगे। सिटी में आ गया, समझो सिटी में एक जन आता है ना, एक कस्टमर आता है ना, चाहे अफोर्डेबल का रहे, चाहे मिडिल रहे, चाहे हाई रेंज रहे, वो एक 9 को लेके आता है। तो अगर सिडको 10 लाख घर लेके आएगी ना, तो मैं उसमें अपॉर्चुनिटी 90 लाख घर की देख रहा हूँ कि 90 लाख प्रोस्पेक्ट कस्टमर को लेके आ रही है। बिल्कुल। लेकिन विथ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिल्कुल। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो बॉम्बे में अपन बोलते हैं स्लम रीडेवलपमेंट, कल उठ के इधर रीडेवलपमेंट हो जाएगा। वही हो जाएगा। कल उठ के ये रीडेवलपमेंट नहीं करने के लिए आज से 50 साल का प्लानिंग जैसे पहले सिडको का हुआ है, वही ढंग से इधर होना चाहिए। तो ये और 100 साल, 150 साल ये सिटी उसको करेगी। लेकिन आज ही कुछ भी तुम डेवलपमेंट करोगे तो आज नहीं तो 25 साल के बाद हम तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। और सिडको को ये अपॉर्चुनिटी नहीं घुमानी चाहिए और ये अफोर्डेबल का पूरी सेगमेंट उधर लेके जानी चाहिए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे पॉलिसी में किसको क्या दर्द है, एक आधे 2 लोग को तकलीफ नहीं, उसके वजह से तुम्हारे पास 98 लोग नहीं आ रहे, उसका क्या? बिल्कुल। 2 जन आ गए तुम्हारे पास, लेकिन 98 लोग नहीं आ रहे, उसका क्या? गाँव वाले चिल्ला रहे, उसका क्या? गाँव वाले की जमीन जा रही है, उसका क्या? उनको अन्याय क्यों लग रहा है?
सिडको वाले के दलील का हम 22.5% दे रहे हैं हम, तो भाई लो सरेंडर, तुम मुआवजा दो, 22.5% दो, तुमको 22.5% दिया, तुम डेवलप करके दिया, रोड बनाया, ड्रेनेज बनाया, स्ट्रीट लाइट बनाया, उसके बाद पीएपी लोग उधर शिफ्ट हुए। बिल्कुल। तो उधर इन्वेस्टमेंट करना पड़ा ना, इसके लिए अब गुजरात मॉडल बोलते हैं। गुजरात में टीपीएस स्कीम, गुड़गांव में टीपीएस स्कीम है ना, बिल्कुल है। यही स्कीम है 50-50। वो चोपड़ी लेके आए, पड़ी है ऐसे ही। मैंने तो राइटिंग में दिया है, मैंने 25 लेटर दिया है उन लोग को, मैंने कंपैरिजन दी है कि इतना बड़ा स्कोप क्यों घुमा दे रहे हो। बिल्कुल। जब किसको दूसरे ऑफिसर को समझ में आता है तब तक बट भूपेन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही ज़बरदस्त इंसाइट्स आपने दिया है। होपफुली हमारे व्यूअर्स तो समझेंगे, अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचे, सिडको तक बात पहुँचे। नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि सिंस आप उसमें टोटली इन्वॉल्व हैं, ये इंसाइट्स आए हैं। तो ये थे भूपेंद्र शाह साहब, जो हमेशा दिल से खुलूस से बात करते हैं, और वही आज हमें मिला। और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि उनके जो आइडियाज़ है कि नवी मुंबई का डेवलपमेंट अब किस तरह से होना चाहिए, वर्टिकल स्लम्स नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, और नवी मुंबई में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे नैना करें, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आज जैसा आपने बताया, वो बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन भाई। आपके इंसाइट्स के आई एम श्योर हमें भी फ़ायदा होगा, नवी मुंबई को फ़ायदा होगा, और आप इसी तरह से काम करते रहें। आपको शुभकामनाएँ। आवाज़ टुडे से बिजनेस के सितारे में इस हफ्ते इतना ही। आपको और नवी मुंबईकर को बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनेस के सितारे में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते हम नए मेहमान के साथ शामिल होंगे। नमस्कार।